Hello friends, I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is types of electronic transitions in organic molecules. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कितने टाइप के ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, इससे पहले आप ये समझिए कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें जब दो एटम्स दूर दूर से पास पास आते हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर इधर हमने शो की है तो उनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम में पढ़ चुके हैं। इसमें लोवेस्ट एनर्जी का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है दैट इज सिग्मा बॉन्डिंग, उसके बाद पाई बॉन्डिंग, देन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल एनर्जी होती है। समहाउ अगर इन दोनों की बराबर है तो इसकी या तो बिल्कुल बराबर होगी या थोड़ी सी डाउन होगी। इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है कि जब दो सेम सिमेट्री के एस ऑर्बिटल्स या दो सेम सिमेट्री के पी ऑर्बिटल्स या एक एस और एक पी ऑर्बिटल पास पास आके कंबाइन करते हैं और वो इस तरीके से सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। पाई बॉन्डिंग के लिए दो पी ऑर्बिटल सेम सिमेट्री के साइड बाय साइड पास पास आके पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। ये एक प्लेन में ही होता है। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, एक ही एटम के ऊपर रहते हैं। अगर वो इस एटम के हैं तो वो इसके पास होंगे और इस एटम के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास होंगे। इनके अगर वो एस ऑर्बिटल में है तो एस में ही रहेंगे, पी ऑर्बिटल में है तो पी में ही। तो इसलिए इनका कौन सा प्लेन होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एटम है। अगर वो एस ऑर्बिटल में है तो वो सिमेट्रिकली मतलब सिमेट्रिकल ऑर्बिटल में है, और अगर वो पी ऑर्बिटल में तो हमें देखना पड़ेगा पी एक्स में है, पी वाई में है, पी जेड में है और वो मॉलिक्यूलर प्लेन है या नहीं है। नेक्स्ट, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? जब हम दो अपोजिट फेज वाले पी ऑर्बिटल्स को साइड बाय साइड कंबाइन कराते हैं तो हमें इस तरीके से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। और अगर अपोजिट फेज के एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल या एक एस और एक पी हेड टू हेड पास पास आते हैं तो हमें एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स मिलते हैं। इनमें एनर्जी का सीक्वेंस हम सब जानते हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद पाई बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब हम इसमें देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा में है तो वो अब देखो कहाँ जा सकता है, सिग्मा स्टार में जा सकता है, क्योंकि ट्रांजिशंस जो है वो सेम सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स में होते हैं। जो सिग्मा है वो सिग्मा में जाएगा और जो पाई ऑर्बिटल है का इलेक्ट्रॉन है वो पाई में प्रेफर करता है। तो देखो आपके पास सबसे पहला ट्रांजिशन पॉसिबल है सिग्मा टू सिग्मा स्टार यानी कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। दूसरा आपके पास पॉसिबल है ये पाई टू पाई स्टार। तो देखो ये पाई ऑर्बिटल की एनर्जी, ये पाई स्टार की, और आपको मिला पाई टू पाई स्टार। इसको हमने लिखा पाई और ये पाई एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट, अब आपके पास नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। ये जो नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये ना तो सिग्मा नेचर के हैं ना पाई नेचर के हैं, तो दे कैन एक्साइटेड इन एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इधर इन पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो हम क्या देखते हैं, ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन शिफ्ट इनटू सिग्मा स्टार और दे कैन शिफ्ट इनटू पाई स्टार ऑर्बिटल्स। तो आपने देखा आपके पास कितने टाइप के ट्रांजिशंस पॉसिबल हुए? 4 टाइप के। सिग्मा टू सिग्मा स्टार नंबर 1, पाई टू पाई स्टार नंबर 2, एन टू सिग्मा स्टार नंबर 3 एंड एन टू पाई स्टार नंबर 4। तो ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार एंड एन टू पाई स्टार। तो आप अब इस डायग्राम को देख के खुद जज कर सकते हैं कि एनर्जी कितनी चाहिए होगी। इस ट्रांजिशन के लिए यू नीड मोर एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको जो
वेवलेंथ चाहिए होगी रेडिएशंस की वो शॉर्टर और एनर्जी क्या चाहिए ज्यादा। नेक्स्ट आप इमेजिन कर सकते हैं पाई टू पाई स्टार, क्योंकि ये गैप हमेशा ज्यादा ही होगा इस गैप से, तो इसीलिए पाई टू पाई स्टार। इसके बाद हम देखते हैं एन टू सिग्मा स्टार ज्यादा होगा, तो एन टू सिग्मा स्टार, और लास्ट में कौन होगा एन टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। तो ये इनकी एनर्जी का सीक्वेंस है। अब हम ईच टाइप के ट्रांजिशन को विद एग्जांपल और उसके फैक्टर्स के साथ डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे व्हाट आर द ट्रांजिशंस आर अलाउड एंड सिलेक्शन रूल जो है उसको अलाउ करता है, एंड व्हाट आर द ट्रांजिशंस विच आर फॉरबिडन, सिलेक्शन रूल उनको अलाउ नहीं करते। टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर सिग्मा टू सिग्मा स्टार, मीन्स सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इसमें कौन से मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करेंगे आप सोचो, जिनके पास ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ना पाई होंगे ना नॉन बॉन्डिंग। तो ऐसे कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, ध्यान दो, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें सारे कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एटम है। एक भी ऐसा एटम नहीं है जिसके पास कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो भाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास कोई हीट्रो एटम नहीं होता और उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, क्यों? क्योंकि सबने क्या कर रखा है, ओनली सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, पाई बॉन्ड भी नहीं है। तो इट मीन्स इनमें पाई वाले ट्रांजिशंस भी नहीं होंगे और नॉन बॉन्डिंग वाले भी नहीं होंगे। तो सिग्मा का ओनली क्या होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन में वैल्यू लैम्डा मैक्स की इंक्रीज हो रही है। वाई? दिस इज 125, 130 एंड 135। इसमें जो हम स्पेक्ट्रा नोट करते हैं वो वैक्यूम में ही करते हैं, क्योंकि इनको आप किसी भी सॉल्वेंट में लोगे, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उस एनर्जी के ऊपर सारे ही सॉल्वेंट की जो कट ऑफ है वो खत्म हो जाती है। तो इसको हम वैक्यूम में ही नोट करते हैं। सेकंड, जो जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। बॉन्ड्स इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस इंक्रीज हो रहे हैं। वाइब्रेशंस इंक्रीज होने से जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाती है, क्योंकि ये कभी कभी हल्का सा एक्साइट हो जाता है वाइब्रोनिकली, वाइब्रेशंस के कारण थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, सपोज अगर ये सिग्मा बॉन्डिंग इधर की जगह वो यहाँ पे है, तो नाउ यू नीड लेस एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वेवलेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी, प्रोपेन के केस में और ज्यादा, ब्यूटेन में और ज्यादा, और हम जानते हैं कि हेक्सेन में कितनी होती है ये 195। और अगर हम इफ वी कंपेयर द वैल्यू ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड लाइक C3H8 ओपन चेन एंड C2H6 मीन्स साइक्लिक कंपाउंड, इसकी वैल्यू अगर 135 है तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आती है लैम्डा मैक्स की, अराउंड 195 नैनोमीटर। वाई? बिकॉज इसमें आप देखते हैं एंगल स्ट्रेन होता है। बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन जो इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वो यहां से इंक्रीज होके यहां आ जाती है। नाउ यू नीड लेस एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन, तो हम देखते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जबकि हम बात करें C6H14 जो ओपन चेन हेक्सेन है, एन हेक्सेन की बात करें, और दूसरा हम बात करें साइक्लोहेक्सेन की C6H12, दोनों में 6 कार्बन एटम है, लेकिन दोनों की जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है 195 है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग्स में इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन कम होता जाता है। और आप जानते हैं साइक्लोहेक्सेन तो चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, दो फॉर्म्स में मिलती है, जिसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ही कम है, इसीलिए इनकी जो वैल्यू है वो दोनों की सेम आती है। यानी कि दोनों ही एग्जांपल में ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का गैप सेम होता है। अल्टीमेट जब ट्रांजिशन करते हैं तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में था, ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, चाहे आप P और P से बनाओ, चाहे आप P और S से या S और S से बनाओ। आफ्टर एक्साइटेशन यानी कि आपने उसको एनर्जी दी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हुआ, अब वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो
सिग्मा टू सिग्मा बॉन्डिंग में रह जाएगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में और किसी एक कार्बन के पास आ जाएगा, इधर ऑन दिस कार्बन और ऑन दिस कार्बन, जिससे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है। और जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है तो वाइब्रेशंस ज्यादा होते हैं। जो चीज मजबूती से जुड़ी हुई है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसको वाइब्रेट करना क्या है, मुश्किल। और जो वीक है, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा है, उसको वाइब्रेट करना क्या होता है, आसान। तो इसमें वाइब्रेशन ज्यादा होने से पीक जो है वो आपको शार्प पीक नहीं मिलता, बल्कि आपको ब्रॉड पीक मिलता है। तो इस तरीके से ये हमने देखा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कौन से मॉलिक्यूल्स में होता है, जो सैचुरेट हैं, जिनमें पाई बॉन्ड नहीं है और जिनमें हीट्रो एटम नहीं है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट ट्रांजिशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर N2 सिग्मा स्टार। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स में होंगे, जिनमें कार्बन भी होगा और कार्बन के साथ मिनिमम एक हीट्रो एटम अटैच्ड होगा। अब हीट्रो एटम क्यों होगा, क्योंकि हीट्रो एटम ही ऐसा एटम होता है जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम पर्टिकुलरली उन्हीं हीट्रो एटम्स की बात करेंगे जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके अगर मैं CH3Li की बात करूं तो उसको हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हीट्रो एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब CH3OH, CH3Cl, CH3I, CH3Br, CH3NH2, इन सब में हीट्रो एटम के पास मिनिमम एक या दो या तीन क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल्स में रहते हैं, ये रहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में रहते हैं। अब ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सपोज आपने इसको एनर्जी दी सिग्मा स्टार, तभी तो ये आपने एनर्जी दी तो ये सिग्मा स्टार में जाएंगे। इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। इसीलिए ये भी हमें विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हमें इनका स्पेक्ट्रा नहीं मिलता, हमें यूवी से ही मिलता है। आप इनकी रेंज देख सकते हैं, 198 नैनोमीटर, दिस वन इज 227, 173 एंड 258 नैनोमीटर। इसमें इसकी वैल्यू अब किस बात पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये आपने होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। अगर आप हीट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो दूसरे एटम की एनर्जी यहाँ होती है और ये इससे कंसाइड करते हैं। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, काफी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये दूसरा एटम, इसकी नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इन दोनों की एनर्जी का गैप, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का गैप उतना ज्यादा होगा। और जब ये ज्यादा गैप होगा तो यू नीड मोर एनर्जी टू ट्रांजिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N2 सिग्मा स्टार, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स उतने नीचे आते जाएंगे और जितना गैप कम होगा ये ऑर्बिटल उतना ऊपर जाते जाएंगे। तो ध्यान दो, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी 3.5 है, मीन्स गैप ज्यादा है, 2.5 3.5, कार्बन की 2.5 होती है और यहाँ कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा होने से 195 शॉर्टर वेवलेंथ, एनर्जी गैप कम होने से लॉन्गर वेवलेंथ 227 नैनोमीटर पे स्पेक्ट्रा मिलता है। CH3Cl, CH3I, इसकी नेगेटिविटी 3 है, जबकि आयोडीन की नेगेटिविटी 2.6 है। तो यहाँ एनर्जी गैप कम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी गैप कम है, इसीलिए एनर्जी गैप भी कम होगा और आपको लॉन्गर वेवलेंथ पे स्पेक्ट्रा मिलता है। इसी तरीके से इसको प्रूव करने के लिए कि यस वाकई ये स्पेक्ट्रा बिकॉज ऑफ नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या ही है, हम क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन या टर्शरी अमीन का एसिडिक मीडियम में स्पेक्ट्रा लेते हैं। तो एसिडिक मीडियम में इसका जो लोन पेयर है वो किसके पास आ जाता है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देके पॉजिटिव आयन बना देता है। तो अब क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसमें आप स्कैन करोगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में तो आपको कोई भी पीक नहीं मिलता। इट मीन्स एसिडिक मीडियम होते ही वो पीक कहाँ गया, कहीं नहीं गया, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, हाइड्रोजन के पास। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहे तो अब वो एक्साइट भी नहीं होते।
इस तरीके से n टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशंस हैं वो उन्हीं मॉलिक्यूल्स में पॉसिबल हैं जो सैचुरेट हैं। अगर आप अनसैचुरेट लोगे तो फिर तो पाई बॉन्डिंग टू पाई स्टार भी पॉसिबल हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, सैचुरेट भी हो और साथ में हीट्रो एटम प्रेजेंट हो। अगर हीट्रो एटम जिसके पास लोन पेयर नहीं है वो प्रेजेंट होगा तो उससे आपको स्पेक्ट्रा मिलने वाला नहीं है। ऐसा हीट्रो एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस कौन से मॉलिक्यूल्स में मिलेंगे, आप सोच के देखिए। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन होना चाहिए जिसमें, और कोई हीट्रो एटम ना हो। अगर हीट्रो एटम होगा तो उसमें पाई बॉन्ड टू पाई स्टार भी होगा और एन टू पाई स्टार भी होगा। तो अभी हम पहले कौन से एग्जांपल्स देख रहे हैं जिसमें ओनली कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, हीट्रो एटम नहीं है। इट मीन्स आपके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और इसकी जो एनर्जी है वो कहाँ है, दोनों की बराबर है। मीन्स ये भी इधर है और ये भी, और एन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। तो अब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन नेचुरली इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी पॉसिबल है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जो कंसीडर करते हैं हम कौन सा करते हैं, पाई टू पाई स्टार। अब जैसे इथीन के केस में हमें इसकी जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 175। आप देख रहे हैं इनकी जो लैम्डा मैक्स है वो सबकी 400 से नीचे है। अब 400 से नीचे तो नेचुरली कलरलेस होंगे क्योंकि विजिबल लाइट में से कोई भी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करते। इसीलिए इथेन, इथीन, मीथेन और प्रोपीन ये सारी गैसेस क्या है, कलरलेस, क्योंकि इनमें कोई भी इस तरीके का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है जो विजिबल लाइट से हो सके। एलिन के केस में लैम्डा मैक्स की वैल्यू 170 होती है और 170 होती है, इट मीन्स दो पाई बॉन्ड के कारण इस ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी नीचे हो जाती है। यू नीड मोर एनर्जी। मोर एनर्जी होने से आपको जो वेवलेंथ है वो छोटी काम में लगती है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब हम देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है और वो भी कंजुगेशन में है तो क्या इफेक्ट होता है। ध्यान दो, जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों पाई बॉन्ड्स क्या है, कंजुगेशन में है। तो इस केस में आप क्या करोगे, ध्यान दो, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए आपने ये वाले दो पाई बॉन्ड बना दिए, ये पाई बॉन्डिंग, और ये दो क्या बन गए, पाई एंटी बॉन्डिंग। अब इस सिस्टम के लिए भी क्या करोगे आप, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग बनाओगे। तो ये आपने दूसरे सिस्टम के लिए दो पाई बॉन्डिंग और दो क्या बना दिए, एंटी बॉन्डिंग। अब क्योंकि सेम सिस्टम में इनकी सिमेट्री भी अलाउ करती है तो ये आपस में क्या करते हैं, अगेन दे डू कॉम्बिनेशन। अब इनके मतलब ये एक सिस्टम बन गया, ये एक सिस्टम बन गया। जैसे आप यहाँ पे ए और यहाँ बी लेके चलते हो तो अब आपका ये सिस्टम ए बन गया और ये सिस्टम बी। अब ये दोनों आपस में करते हैं तो इससे ये इसका एक बॉन्डिंग और ये इसका एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले बॉन्डिंग से करते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले एंटी बॉन्डिंग से करते हैं। तो अब आपको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ दो थे और ये दो, तो आपको दो बॉन्डिंग मिल जाएंगे, दो एंटी बॉन्डिंग, यानी कि ये दोनों भी आपस में मिलकर नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। इस तरीके से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम, दो की ज्यादा, फिर यहाँ पे भी दो की कम और दो की क्या हो जाती है, ज्यादा। अल्टीमेटली आपने दो इलेक्ट्रॉन इसमें और दो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन रखे थे तो वो दोनों इसमें आ गए, दो इसमें और दो इसमें आ गए। अब देखो चारों पाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बराबर नहीं है, दो की कम है और दो की ज्यादा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर शिफ्ट करता है तो आपको एनर्जी लगती है ओनली 217 लैम्डा मैक्स के बराबर, यानी कि कम एनर्जी लगती है। और अगर आप यहां से यहां करते मीन्स आइसोलेटेड, ये सिस्टम न होता, सिर्फ यही सिस्टम होता, तो आपको एनर्जी लग रही थी 175 लैम्डा मैक्स, यानी कि एनर्जी गैप ज्यादा था तो वेवलेंथ छोटी चाहिए थी। अब जैसे जैसे आप एनर्जी को कम करते जाएंगे, ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी गैप है वो कम है तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज। ये तो मैंने आपको दो का पढ़ाया, दो से अगर मैं 3 या 4 या 5 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स ले लेती हूँ, जैसे आप बेंजीन में देखते हो, बेंजीन में क्या होते हैं, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको एनर्जी अगर 217 के बराबर यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज हो गई तो बेंजीन में और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है।
हो जाती है 280। इसी तरीके से मैं अगर 4, 5, 6 करती जाऊंगी तो एनर्जी इंक्रीज होते होते अल्टीमेटली इट रीचेस टू व्हाट, विजिबल लाइट। जब ये विजिबल लाइट में पहुंच जाती है तो वो कंपाउंड आपको कलर्ड दिखाई देता है। इसीलिए जितनी भी डाइज हैं, ऑर्गेनिक डाइज, उनमें ज्यादातर क्या होता है, अल्टरनेट डबल सिंगल 12 या 13 बार होता है। उससे आपको वो कंपाउंड कलर्ड दिखाई देते हैं। जैसे अगर आप कैरेट की बात करो तो कैरेट में जो उसका पिगमेंट है उसमें 13 डबल बॉन्ड्स एक के साथ एक अल्टरनेट है, इसीलिए आपको कैरेट पिंक कलर की दिखाई देती है। और इसके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ता है, अगर डबल बॉन्ड के ऊपर आपने क्या किया, कोई सब्स्टिट्यूट लगा दिया, जैसे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये भी इस पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी को थोड़ा सा कम कर देता है। जब इसका गैप कम हो जाता है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो सब्स्टिट्यूट के इफेक्ट के कारण पाई टू पाई बॉन्डिंग का जब पीक चेंज होता है, प्लस साइड जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो इस तरीके से एक मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो 5 नैनोमीटर से वो आगे चला जाएगा, 2 मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो 10, 5 + 5, 3 लगा देंगे तो 5 और 15 हो जाएगा, 4 मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो 20। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूएंट्स को ऐड करके भी पाई टू पाई स्टार एनर्जी ट्रांजिशन की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। दिस इज कंपेरेटिव चार्ट फॉर इथाइलिन, ब्यूटाडाइइन, हेक्साट्राइइन एंड ऑक्टाटेट्राइन। हम इसमें क्या देखते हैं कि इसके पास होमो यानी कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई बॉन्डिंग में जो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल था उसकी एनर्जी नीचे थी, और अनऑक्यूपाइड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी, इन दोनों का गैप बहुत ज्यादा था, इसीलिए वेवलेंथ कम और एनर्जी ज्यादा पे आपको स्पेक्ट्रम मिलता है। जबकि अगर आप ब्यूटाडाइइन लेते हो, 1,3-ब्यूटाडाइइन, तो इसमें एक सिस्टम के दोनों एंटी बॉन्डिंग दूसरे के एंटी बॉन्डिंग मिलके क्या करेंगे, अगेन 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, इसी तरीके से दोनों के बॉन्डिंग, 2 सिस्टम के दोनों के बॉन्डिंग मिलके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। तो अब इसमें ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका गैप कम होगा। अगर हम 3 सिस्टम ले लें तो गैप और भी कम होगा, और अगर हम 4 डबल बॉन्ड ले लेते हैं तो और भी कम हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इंक्रीज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, बीटा कैरोटीन जिसमें 11 डबल बॉन्ड्स, पाई डबल सिंगल अल्टरनेट उसमें होते हैं, तो ये एब्जॉर्ब करता है 478 पे। आप देखो ये अबव 400 एब्जॉर्ब कर रहा है, इट मीन्स विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए आपको ये पिंक कलर का कैरेट दिखाई देती है। और इसका एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट भी काफी हाई है, 1,22,000 के आसपास है। तो ये आपने देखा कि हाउ कंजुगेशन अफेक्ट्स पाई एनर्जी ऑफ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। कैटेगरी ऑफ ट्रांजिशंस इज N to पाई स्टार। अब N to पाई स्टार ट्रांजिशन सोचिए कहाँ होगा, एक तो जहां नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, मीन्स जहां हीट्रो एटम प्रेजेंट हो विद लोन पेयर। नेक्स्ट पाई स्टार ऑर्बिटल कहाँ होगा, जहां पाई बॉन्ड भी हो, इट मीन्स कार्बन भी हो, हीट्रो एटम भी हो, लोन पेयर वाला, और पाई बॉन्ड भी हो। तो ऐसे कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप्स हो गए, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड्स हो गए, अमाइड्स हो गए, या कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर थायोयूरिया में, या सल्फोनिक ये थायोसल्फोनिक एसिड में। और अगर हम बात करें नाइट्राइल्स की तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो यहाँ अगर ये ऑर्बिटल्स कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये किसके ऑर्बिटल्स होंगे, नाइट्रोजन के। तो कार्बन और नाइट्रोजन में इस तरह से सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो आप देखेंगे सबसे कम एनर्जी इस ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि जो ट्रांजिशंस मिलेंगे वो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ पे मिलेंगे कलर्ड रीजन में। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये वाले ट्रांजिशंस चाहे सबसे कम एनर्जी इनको चाहिए, लेकिन ये अलाउड नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, या इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है। चाहे एनर्जी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी भी कम है। वाई, क्योंकि आप ध्यान दो कि जैसे ये कार्बन था और ये नाइट्रोजन था, तो अगर ये दोनों का px ऑर्बिटल था और दोनों के px ऑर्बिटल ने मिलके क्या बनाया, बॉन्डिंग बनाया और फिर एंटी बॉन्डिंग भी बनाया, तो वो बोर्ड के प्लेन में ही आएगा। ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मैंने
बना दिया जिसमें अपोजिट फेस होंगे। सेम फेस होगा तो बॉन्डिंग बनेगा इस तरीके से, लेकिन अपोजिट फेस होगा तो एंटी बॉन्डिंग। यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना है किसमें, एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस बोर्ड के प्लेन में है। अब बताओ, ये अगर px है तो py कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से, और pz कहाँ होगा, दोनों के और pz ने तो पहले ही सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रखा है, तो बचा तो खाली py, और py भी क्या है आपके पास, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन में नहीं है। ऐसे ही कार्बन का भी जो py ऑर्बिटल है वो आउट ऑफ द प्लेन है, प्लेन में नहीं है। तो आप क्या देखेंगे, py ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ है और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन को अपना प्लेन छोड़ के दूसरे प्लेन में जाना पड़ता है, जो कि इतना आसान होता नहीं है। इसीलिए इसकी जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है वो काफी कम आती, काफी वीक, मतलब बहुत ही कम इंटेंसिटी का पीक आपको मिलता है। कितने के ऊपर, 280 नैनोमीटर पे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी बहुत फर्क है, इसकी 2.5 इसकी 3.5, जबकि इन दोनों की ऑलमोस्ट बराबर है, 2.5 2.5, यानी कि ये ऑर्बिटल सल्फर के इसके बराबर ही आ जाएंगे। तो फिर नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार का गैप कम हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे 280 से इसकी वैल्यू 280 से ज्यादा आएगी, और नाइट्रोजन के केस में इन दोनों के बीच की आएगी, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी 3 है, तो उसके ऑर्बिटल यहाँ बीच में बनेंगे। ये ऑक्सीजन के अगर यहाँ है तो नाइट्रोजन के यहाँ और सल्फर के यहाँ होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा n2 पाई स्टार ऑर्बिटल्स, चाहे उनके लिए एनर्जी सबसे कम चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी प्रोबेबिलिटी कम है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को अपना प्लेन छोड़ के नॉन बॉन्डिंग से दूसरे प्लेन में पाई एंटी बॉन्डिंग में जाना पड़ता है, और जो इतनी जल्दी आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा क्यों मिलता है जब आसान नहीं है तो, क्योंकि जब इसमें वाइब्रेशंस होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में वाइब्रेशंस होते हैं, उस समय वाइब्रेशन के साथ रोटेशन भी आपको पता है पॉसिबल है, क्योंकि वाइब्रेशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है और रोटेशन के लिए कम है। तो जैसे ही आप वाइब्रेशन करोगे तो उसमें थोड़ा सा रोटेशन भी हो जाएगा। जैसे ही रोटेशन होगा, अब वो जो इधर था इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग का, वो रोटेट करके सेम प्लेन में आ जाएगा। सेम प्लेन में आएगा तो अब वो उसमें जंप कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग से किस में आ जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में, जो कि पहले नहीं आ पा रहा था, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन थोड़ा सा आ जाता है और आपको एक वीक पीक मिलता है। सिलेक्शन रूल्स फॉर ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिलेक्शन रूल्स में देयर आर 2 सिलेक्शन रूल्स। फर्स्ट, चेंज इन स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। अगर किसी मॉलिक्यूल में नीचे दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और ऊपर जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन नीचे से एंटी क्लॉकवाइज गया और ऊपर वो एंटी क्लॉकवाइज ही रहता है, ओनली दोज ट्रांजिशंस आर अलाउड, क्योंकि अब उसकी स्पिन क्वांटम नंबर विल रिमेन सेम। और अगर वो नीचे से ऊपर गया और उसने अपनी स्पिन चेंज कर ली, मीन्स एंटी क्लॉक से गया और वहां वो क्लॉक का हो गया, तो अब वो सिंगलेट से किस में हो जाएगा, ट्रिपलेट में। पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो वो सिंगलेट स्टेट थी, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते ही वो ट्रिपलेट स्टेट हो जाती है। तो सिंगलेट टू ट्रिपलेट्स आर नॉट अलाउड, जबकि सिंगलेट टू सिंगलेट एंड ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट मीन्स नीचे अगर अनपेयर्ड है ऊपर भी अनपेयर्ड है और क्लॉकवाइज है तो ये अलाउड है। नीचे एंटी क्लॉक है ऊपर भी एंटी क्लॉक हो रहा है तो अलाउड है। दूसरा, ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स इज नॉट अलाउड। अभी हमने देखा था कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो वाई डायरेक्शन में है और पाई एंटी बॉन्डिंग किस में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो अब ये अपना प्लेन छोड़ के दूसरे सिमेट्री में एंटर नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये 2 सिलेक्शन रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं। सिलेक्शन रूल्स के बेसिस पे ही हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशंस, ये भी 2 टाइप से हो सकती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट, अलाउड ट्रांजिशंस। अलाउड ट्रांजिशंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। आपने एक सैंपल लिया, उसके अंदर जब आपने लाइट पास की तो आप क्या देखते हो, ट्रांजिशंस अलाउड तो मतलब पॉसिबल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे उसमें हैपन होते हैं, नहीं।
केवल वही होते हैं जो कि अलाउड होते हैं। जो हमने अभी स्पिन सिलेक्शन रूल देखा और सिमेट्री सिलेक्शन रूल देखा, उसके बेसिस पे जो अलाउड हैं वही उसमें ज्यादा होते हैं, और इसी कारण उनके लिए जो एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू 10⁴ टू 10⁶ यानी कि काफी हाई इंटेंस पीक मिलते हैं। ये होते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू सिग्मा स्टार। जबकि जो सिमेट्री अनअलाउड है, सिमेट्री अलाउ नहीं कर रही, वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं, या स्पिन क्वांटम नंबर अलाउ नहीं कर रहा, वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। और इनके लिए 1 से लेके 10⁻³ मीन्स लगभग 1000 तक ही काफी वीक पीक आपको मिलते हैं। और ये होते हैं n टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जिसमें प्लेन चेंज करके इलेक्ट्रॉन को एंटर करना होता है। नाउ वी विल सी सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन लैम्डा मैक्स वैल्यू, कि क्या सारे ट्रांजिशंस किसी भी सॉल्वेंट में सेम पीक हमें मिलता है, सेम पोजीशन पे पीक मिलता है या बैंड मिलता है? नहीं, ये डिपेंड करता है उसके सॉल्वेंट के ऊपर भी। कैसे? जैसे अगर मैंने एसीटोन का कोई मॉलिक्यूल लिया, एसीटोन में आप जानते हो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, और ये ग्राउंड स्टेट में आप देखेंगे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा में है, 2 पाई में है, और ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप क्या देख रहे हो? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी किसके ज्यादा क्लोज हैं? ऑक्सीजन के ज्यादा क्लोज हैं। इट मीन्स ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन जब आप इसकी एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, ये पाई एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे। तो अब ये किसके ज्यादा क्लोज हो गए? ऑक्सीजन से हट गए, अब ये किसके ज्यादा क्लोज हो गए? कार्बन के ज्यादा क्लोज हो गए। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इतनी ज्यादा नहीं है, तो अब इसका डाइपोल मोमेंट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? पहले से कम हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में एक तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर 2 बॉन्ड थे, एक सिग्मा पाई, अब पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब ये 1.5 ही रह जाएगा। दूसरा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तीसरा, आप देख रहे हैं कि ये पहले से कम पोलर हो गया। यहाँ प्लस डेल्टा, यहाँ माइनस डेल्टा है, लेकिन प्लस और माइनस की वैल्यू कम है। तो ये ग्राउंड स्टेट में ज्यादा पोलर है, एक्साइटेड स्टेट में क्या है? कम पोलर है। तो हम क्या देखते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एक्साइटेड स्टेट में कम पोलर होते हैं, वो जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ती है, ये वैसे वैसे उसके साथ क्या करते हैं? ज्यादा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। यहाँ ध्यान दो, ये नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी है, ये वाली नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी, ये पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी है। कब? जब नॉन पोलर सॉल्वेंट है एसीटोन के लिए। लेकिन आपने पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? नॉन बॉन्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, इनके साथ, जैसे आपने कोई H2O ले लिया, तो ये अब इसके साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बना के अपने इलेक्ट्रॉन उसको देगा और खुद स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं? जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो और ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। हालांकि पाई भी होता है, लेकिन वो कम स्टेबलाइज होता है। तो हमने क्या देखा? इन दोनों का जो गैप है वो ज्यादा हो गया। पहले इसका गैप इतना था, अब इसका गैप ज्यादा हो गया। तो जो पीक है वो टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ की तरफ चला जाएगा, मीन्स हायर एनर्जी की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका ज्यादा वेवलेंथ से कम, यहाँ पे ज्यादा वेवलेंथ होगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इधर ज्यादा होगी, जबकि यहाँ लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होगी। वाई? क्योंकि इसके लिए यू नीड मोर एनर्जी, इसके लिए यू नीड लेस एनर्जी। तो ये था अगर आप N2 पाई स्टार के लिए बात कर रहे हो। आप ध्यान दो, इसमें जैसे एसीटोन के पीक को देखें तो जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ती है उसके पीक की पोजीशन कैसे चेंज होती है। हेक्सेन में 279 मीन्स ये वैल्यू 279 पे मिल रही है, जबकि क्लोरोफॉर्म पोलर सॉल्वेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देगा, वैल्यू 277। इथेनॉल में और ज्यादा पोलर है 272, मिथेनॉल और पोलर है 270, और वाटर मॉलिक्यूल तो और भी ज्यादा पोलर है तो 265 नैनोमीटर पे हमें ये गैप मिलता है। तो ये हमें क्या बता रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
कि 279 से 265 ऑलमोस्ट 14 नैनोमीटर का डिफरेंस आ गया। तो इट मीन्स इसने जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आप 14 नैनोमीटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, E=H न्यू या Hc अपॉन लैम्डा से लैम्डा की वैल्यू रख के आप एनर्जी फाइंड आउट कर लो। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी या स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वन, तो हमने क्या देखा कि सॉल्वेंट अगर पोलर है उसकी पोलरिटी इंक्रीज होती है, तो ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में से जो फॉर्म ज्यादा पोलर है वो उसको स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ N to पाई स्टार वाले ट्रांजिशंस जिसमें होते हैं उनकी ग्राउंड स्टेट ज्यादा पोलर है, इसीलिए उनकी ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज हो रही है एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन में, और एनर्जी गैप इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा की वैल्यू टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ जा रही है। इस शिफ्ट को हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी में ग्राउंड स्टेट कम पोलर हो और एक्साइटेड स्टेट क्या हो, ज्यादा पोलर हो, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन की जगह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर हम लेके चले तो इसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा, इसमें होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। अब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए क्या होगा, ये पाई ऑर्बिटल की एनर्जी है, ये पाई स्टार की, यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा कार्बन, और दोनों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल होगी, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी का गैप ग्राउंड स्टेट में अगर इतना है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो क्या होगा, पहले तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या थे, दोनों के बीच में थे, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा। एक्साइट इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्साइट होगा वो क्या होगा, दोनों के बीच में से निकल के अब या तो वो इस कार्बन पे आ जाएगा या इस कार्बन पे आ जाएगा। अब ये वाली स्टेट क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट पोलर हो जाएगी। अब वो इलेक्ट्रॉन, एक तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, इलेक्ट्रॉन जो दोनों के बीच में था वो किसी एक के ऊपर आ गया, मैंने सपोज इसके ऊपर माना है। अब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई, इसकी ज्यादा पोलर हो गई। पोलर हो गई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हालांकि इसमें पॉसिबल ही नहीं थी, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगी, वो पॉसिबल हो जाएगी, और वो इसको एक्साइटेड स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो ये देखो, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ज्यादा स्टेबलाइज हो गई, और जो ग्राउंड स्टेट थी वो थोड़ी सी ही स्टेबलाइज थी, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम समझ लें नेग्लिजिबल थी भी सही। तो अब इसका गैप, एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो गया। एनर्जी गैप कम हो गया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा स्पेक्ट्रम, और इस वाली शिफ्टिंग को हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सॉल्वेंट की पोलरिटी जो है वो N to पाई स्टार ट्रांजिशंस को तो उसमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग करती है, यानी कि टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ करती है, और पाई टू पाई स्टार वाले ट्रांजिशंस को टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ शिफ्ट करती है, यानी कि उसमें बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्वेंट इफेक्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस एंड लेक्चर्स प्लीज गिव मी लाइक and share my channel with your friends also. Thank you.